हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सेशन के सबसे लास्ट पेपर के, है ना, जो 28 जैन इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो देखो, मैथ्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल्स टू कुछ फंक्शन आपके सामने डिफाइन कर रखा है और बोला गया है कि यहाँ पे सिग्नम ऑफ p, ये आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है, सिग्नम ऑफ p, है ना। और सिग्नम जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक तरह से कि अगर आपके सामने सिग्नम ऑफ x दे रखा है, इसका मतलब है कि अगर x पॉजिटिव है तो ये आउटपुट 1 देगा, अगर जीरो है तो जीरो देगा, और अगर नेगेटिव है तो ये -1 के बराबर देगा। ठीक है। तो देखो, यहां पर हमें ये बोला गया है कि सम ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ y, कि y की जो रेंज आएगी उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का एडिशन क्या होगा। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो यहाँ पर ये मामला जो पूरा है वो एक तरह से सिग्नम के इनपुट्स पे डिपेंड करता है कि इनके साइन कैसे हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये साइन कॉस टेन कॉट किस साइन के होंगे वो तो क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट वाइज देखूं तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेता हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा, एक तरह से पॉजिटिव, कॉस टेन कॉट सारे पॉजिटिव होंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी 1 + 1 + 1, यानी एक तरह से ये ओवरऑल 4 बनेगी। इसी तरह से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो वहां पे साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो सिग्नम 1 बनाएगा, कॉस माइनस तो ये -1 बनेगा, टेन भी नेगेटिव होता है और कॉट भी नेगेटिव, तो यहाँ वैल्यू बनेगी -2। इसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे साइन कॉस नेगेटिव होते हैं लेकिन टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये -1 और ये +1 +1, तो यहाँ पर वैल्यू 0 बनेगी। और लास्ट में यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा लेकिन साइन टेन और कॉट कैसे होंगे, नेगेटिव, तो ये बनेगा -1 +1, खत्म हो जाएगा, -1 और -1, यानी यहाँ पर वैल्यू -2 के बराबर होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो y है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो चारों क्वाड्रेंट्स में हमने देखी, लेकिन हमें x एक्सिस और y एक्सिस पे भी चेक करनी चाहिए ना। जैसे मैं यहाँ पे 0 डिग्री पे ही अगर बात करूँ तो साइन की वैल्यू यहाँ 0 होगी, तो सिग्नम 0 होगा, कॉस 0 1 होता है तो ये +1 बनेगा, तो यहाँ पर वैल्यू 0 + 1 0, और 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा ना। तो एक तरह से अगर देखें तो मुझे x बराबर 0 पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि x बराबर 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, यहाँ भी बात नहीं कर सकता पाई पे, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। π/2 पे हम इसलिए बात नहीं कर सकते इस y एक्सिस पे, क्योंकि वहां पर टेन डिफाइन नहीं होता। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो ये डिफाइन कहाँ पे है, सिर्फ क्वाड्रेंट्स में, और वहां पे y की वैल्यू क्या आ रही है, -2, 0 या फिर 4। तो y की जो वैल्यू है क्या क्या हो सकती है, 0, -2 या फिर 4। तो हमें बोला गया है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो ये बनेगा 4 एंड -2 यानी +2। तो ऑप्शन जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैट्रिक्स का है। आपको ए जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का दे रखा है, और आपको बोला गया कि जो ए की पावर 100 है वो 100 टाइम्स बी प्लस आई होगा। तो बताओ, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी टू द पावर 100 क्या होगा। ये सवाल है हायर पावर से रिलेटेड, कि अगर किसी मैट्रिक्स की हायर पावर से रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप उसके पैटर्न को पकड़ोगे कि ए की पावर 1 2 3 4 अगर करते हैं तो वहां पे एलिमेंट्स में क्या पैटर्न बनता है। तो देखो, यहां पर आपके सामने ए है 3 -4 1 -1, ठीक है। अगर ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर के लिए आप चाहो तो ए इंटू ए भी कर सकते हो, या फिर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसकी भी हेल्प ले सकते हो। जैसे मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूं तो वो होगी a² माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो इसका ट्रेस आएगा 2 इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा -3 + 4 यानी 1 इंटू आई बराबर 0, यानी a² की जो वैल्यू है वो बनेगी 2a - i, तो 2 टाइम्स a - i, ऐसा अपन
कर सकते हैं, या फिर इसको मैं एज इट इज 2a माइनस आई लिख देता हूँ, बाद में देख लेंगे क्या पैटर्न बनता है। 2a माइनस आई, अगर ए क्यूब की बात करें यानी इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो 2a स्क्वायर माइनस ए, और ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी 2a माइनस आई, और ये माइनस ए, तो ये बनेगा 4a माइनस ए यानी 3a माइनस 2i, ऐसा बन जाएगा। इसी तरह से a की पावर 4 की बात करें तो ये मामला क्या बनेगा, ये एक तरह से इसी a क्यूब को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 3a स्क्वायर माइनस 2a यानी 3 टाइम्स a स्क्वायर है 2a माइनस आई और माइनस 2a, तो ये मामला बनेगा 6 माइनस 2 यानी 4a और माइनस 3i। एक बार और देख लेते हैं, a की पावर 5, हालांकि आपको पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर है चाहे a है, a स्क्वायर a क्यूब a4, अगर हम इनकी भी बात करें तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ देखो 2a 3a 4a, यहाँ पे -1i -2i और -3i है ना, इस तरह से बन रहा है। एक बार यहाँ भी क्रॉस चेक कर लेते, क्या ऐसा बनेगा क्या कि 5a -4i बनेगा, तो एक बार देख लो अपना। तो इसी को मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4a स्क्वायर माइनस 3a, तो 4 टाइम्स a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2a माइनस आई और माइनस 3a, तो ये बनेगा 8 माइनस 3 5a माइनस 4i। तो पैटर्न आपको पकड़ में आ गया होगा कि एक तरह से जब भी मैं पावर 5 कर रहा हूं तो यहाँ तो 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ -4, पावर 4 करता हूं तो यहाँ 4 और माइनस में यहाँ पे 1 कम कर दो तो 3। तो अगर मैं पावर शो करूंगा तो ये पक्का 100 टाइम्स a आएगा, 100 टाइम्स a आएगा और -99 टाइम्स i आने वाला है। तो ये बोल रहा है कि आपका आंसर 100 टाइम्स b प्लस i आने वाला है। तो देखो ध्यान से है ना, प्लस i आएगा ना, तो मैंने क्या किया इसमें प्लस i किया और माइनस i किया, तो ये मामला क्या बन जाएगा -100i। तो आप बोल सकते हो ये बनेगा 100 टाइम्स a माइनस i और प्लस i। तो इस हिसाब से अगर देखें तो b है वो क्या होना चाहिए a माइनस i है ना, तो मैट्रिक्स जो b है वो a माइनस i होगा, तो a माइनस i होगा ना। अब देखो इसमें भी इसने क्या किया, b की पावर 100 पूछा है, b की पावर 100 यहाँ पे पूछा है, तो देखो यहाँ पर b की पावर 100 क्या बनेगा, तो b हमें दे रखा है a माइनस आई, बी स्क्वायर क्या होगा है ना, बी स्क्वायर क्या होगा इसी का स्क्वायर यानी a माइनस आई का स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। अच्छा हमारे पास a का रिलेशन क्या बना था, a स्क्वायर और साथ में -2a प्लस आई बराबर 0, यानी a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a माइनस आई, तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक तरह से। अच्छा ये वाला जो रिलेशन है ये तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई बराबर 0। एक मिनट, a स्क्वायर माइनस ट्रेस ये 2 होगा और डिटरमिनेंट बनेगा यहाँ पर -3 + 4 यानी 1, तो ये चीज बन रही है। तो a माइनस आई का स्क्वायर है ना एक तरह से, तो b स्क्वायर तो क्या बनेगा 0 बनने वाला है, b स्क्वायर 0 बनेगा, मतलब b क्यूब भी 0 होगा तो b की पावर 100 भी 0 होगा, यानी एक तरह से ये नल मैट्रिक्स है। और सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ सम सीरीज। आपको यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है और हमें उसका एडिशन चाहिए। तो देखो यहाँ पर सीरीज को पहचानो आप, इसका पैटर्न आप पकड़ो। अब पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो मुझे यहाँ पे जरूर समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ तो 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है हर किसी में। यहाँ पर ऊपर देखें तो ये 1 है, फिर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 24 है। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 25 और यहाँ 3 की पावर 24 और यहाँ पे 3 की पावर क्या होगी 0 हो गई। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पैटर्न पकड़ में आ रहा है, लेकिन ये जो 6 वाला पैटर्न है
वो थोड़ा समझ से बाहर है, बट कोई नहीं, अपन इसको सेपरेटली देख सकते हैं और इनको एक साथ देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या है 10, और यहाँ से यहाँ आया है तो इसने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ से यहाँ, अच्छा इसके लिए भी अपन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 3 से अगर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 की पावर 24 बचेगा। ठीक है, तो एक तरह से 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा तो ये फाइनली 2 की पावर 24 कब बनेगा, जैसे ये 1 है तो 1 से 24 बना, तो यहाँ से 24 में बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, है ना, तो ये 2 की पावर 1 से 24 गया, और तो ये 24 से कहाँ जाना चाहिए भाई, ये तो 2 की पावर 1 तक जाना चाहिए ना, 2 की पावर 1 तक जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखें यहाँ पे जैसे 2 की पावर 0 मान सकता हूँ मैं, और यहाँ पे 2 की पावर 1, ये 0 से 24 गया है, मतलब एक तरह से 24 बढ़ा है, तो इसमें अगर 24 कम होगा तो यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मामला अलग होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 होना चाहिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा बन रहा है तो हम ये बोल सकते हैं जीपी है, ये क्या है, जीपी है, और जीपी का समेशन क्या होता है, अगर एन टर्म्स की बात करें तो ये होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म अगर देखें तो ये है 10 अपॉन 3 की पावर 25, आर की बात करें तो 6 होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 होंगी, -1 अपॉन और 6 माइनस 1। अलग से टर्म क्या है, 6 अपॉन 3 की पावर 26, ऐसा हो गया। अब देखो ये बन क्या रहा है मामला पूरा, ये हमारे पास है 5, इसको 10 को अगर कैंसिल करेगा तो 2 टाइम्स ऊपर बचेगा, तो ये बनेगा 2 अपॉन 3 की पावर 25, और इनटू में कितना भाई, इनटू में यहाँ पर हमारे पास है एक तरह से 6 की पावर 25, और अलग से माइनस में क्या है, ये बन जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर 25, ऐसा बन जाएगा। आगे है 6 अपॉन 3 की पावर 26, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसको देखो आप, देखो 3 यहाँ भी है तो 3 ऊपर भी है, तो 3 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 की पावर 25 बचेगी। आप देख सकते हो कि ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है दोनों बिल्कुल है ना मैग्नीट्यूड में बराबर और अपोजिट साइन की, तो ये निपट गया मामला ना, ये मामला निपट गया, तो हमें सिर्फ ये मिलेगा, और इसको भी अपन निपटा सकते हैं। देखो किस तरह से, ये नीचे है 3 की पावर 25 और ये है 6 की पावर 25, तो इधर 3 की पावर 25 इस इधर 3 की पावर 25 उड़ा देगा, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 25 और 2 यहाँ से, तो ये बनेगा 2 की पावर 26। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए यहाँ पर, एक तरह से फर्स्ट वाला ऑप्शन बनना चाहिए। तो ये हमारा सवाल जो है वो कहाँ से बना है, जीपी से, लेकिन इसने फर्स्ट टर्म नहीं बल्कि सेकंड से जीपी का पैटर्न बनाया है। तो देखो जीपी के मतलब फॉर्मूले से ही सीधा क्वेश्चन बना दिया, घुमाया नहीं इसने। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये हायर पावर वाला पैटर्न है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको पता है कि हाँ 2-3 बार आप पावर चेक करते हो, पैटर्न को पकड़ते हो। इसमें आप देखोगे तो ये रेंज का सवाल था, सिग्नम फंक्शन का था, तो सिग्नम के बारे में अगर आइडिया है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाता। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 499 एंड 500 इन द एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखो, ऑप्शन आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बिल्कुल है, लेकिन अगर ये पैटर्न आप देखें तो ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे 1 + x की पावर जो है वो कम हो रही है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, है ना, मैं क्लास नोट्स में करवाता हूँ। और यहाँ पे x की पावर जो है शुरुआत में 0 है, बाद में 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से, तो x की पावर बढ़ रही है लेकिन 1 + x की पावर घट रही है। तो ऐसा कैसे होगा, जब आप हर बार x से मल्टीप्लाई करोगे और 1 + x से डिवाइड करोगे, तो ये हमारे पास क्या भाई जीपी है ना, ये जीपी है। तो इसका जो रेशो है, कॉमन रेशो, वो क्या होगा, आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 1 + x से डिवाइड, तो यही क्या बनेगा, एक तरह से कॉमन रेशो बनेगा। तो देखो सबसे पहले इसका सम कर लेते हैं, उसके बाद में हम कोएफिशिएंट की बात करेंगे।
तो सम की बात करोगे तो फॉर्मूला वही होता है a इंटू 1-r⁻n/1 - r, है ना, ऐसा लगा सकते हो आप। तो ये बनेगा a इंटू 1 - r / n। नंबर ऑफ टर्म्स देखो, ये 1000 से यहाँ पे खत्म हो गया है ना, 1 + x⁻0 हो गई, तो 1001 टर्म है, और अपॉन में 1 - r, ऐसा बनेगा। तो देखो मल्टीप्लाई अगर करोगे आप तो 1 + x⁻1000, और एक काम कर सकते हो आप, पहले ही इसको निपटा दो आप, है ना। तो ये क्या मामला बनेगा, 1/1 + x। तो ये 1 + x ऊपर जाएगा तो 1 + x की पावर कितनी बनेगी, 1001, है ना। तो 1001 इंटू 1, और ये 1001 जो पावर है इससे मिलेगी तो इसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा एक तरह से x की पावर 1001। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर एक तरह से x की पावर 499 एंड 500 के कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। तो भाई ये तो x की पावर 1001 है, इसको तो भूल जाओ आप। हम यहाँ से 499 एंड 500 की कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ 499 का कोफिशिएंट बनेगा 1001C499, और 500 वाला क्या बनेगा 1001C500। इनका एडिशन चाहिए, और ये तो क्या भाई एनसीआर की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, अगर ये सुपरस्क्रिप्ट बराबर हो और यहाँ एक का डिफरेंस हो तो इन दोनों एनसीआर का जो एडिशन है वो क्या बनेगा, ऊपर एक एक्स्ट्रा बनेगा और नीचे इन दोनों का मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बनना चाहिए 1002C500। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आई विल से दिस इज, है ना, इजी क्वेश्चन, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद में देखिए आप, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल। और सवाल में लिमिट देख के आपको लग रहा है कि ऑड इवन प्रॉपर्टी सोचनी चाहिए, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को फंसाया गया है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलेगा कि वो ये बोलेगा कि भाई जो लिमिट है उनको आप ब्रेक करो, किसके हिसाब से, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके अंदर फंक्शन क्या है उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे एक्स बोला है कि एक्स बोल रहा है कि जब जब मैं इंटीजर हूँगा वहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। इधर साइन एक्स बोल रहा है, और कॉस एक्स भी बोलेगा कि जब जब हमारी वैल्यू इंटीग्रल होगी वहाँ भी आपको तोड़ना पड़ेगा। तो चलो एक बार अपन इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से भी देखें, मान लो ये आई है तो -π/2 होता है -1.57। तो वहाँ से मैं -1 जाऊँगा, फिर -1 से 0, 0 से 1, और साथ में 1 से 1.57 है तो π/2। अब देखो -1.57 से -1, इसमें हाल क्या होगा, ये भाई साहब बनेगा -2, तो 12, 3 - 2 तो ये बनेगा 12। ठीक है, अब देखो अच्छा साइन और कॉस के हाल क्या होंगे वो भी अपन देख लेते हैं। तो साइन और कॉस का ग्राफ आप बना लो, है ना। तो -π/2 से +π/2, साइन की अगर बात करें तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये तो साइन एक्स है। अगर मैं कॉस एक्स की बात करता हूँ तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो -π/2 से लेकर आप -1 तक जाते हो, ये -π/2, ये -1, फिर ये 0, फिर यहाँ पे 1, और ये π/2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -π/2 से इनफैक्ट 0 तक भी जाऊँगा, है ना, इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरह से इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नेगेटिव वैल्यूज है -1 से 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा -1। तो देखो यहाँ पर इस इंटरवल में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है साइन का क्या बनेगा -1। अच्छा कॉस का कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा -1 तक, तो वैल्यू 0 से 1, तो ये बनेगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, -1 से 0 में ये -1 बनेगा, तो 3 - 1 यानी 2 × 12 24, और अपॉन में अगर देखें तो 3। साइन की वैल्यू हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक -1 से 0 के बीच में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर अगेन -1 होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक तरह से 1 से डाउन ही होगी, तो अगेन ये क्या बनेगा 0 ही बनेगा। इसके आगे बढ़े, 0 से 1 में, 0 से 1 में 0 बनेगा, और 12 × 3 36,
और 0 से 1 में साइन का हाल क्या होगा, साइन का हाल अगेन वैल्यू 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से डाउन ही रहेंगी, तो ये वैल्यू 0 बनेगी। कॉस की अगर बात करें तो 0 से 1 अगेन ये तो हमेशा ही क्या रहना है, एक तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहना है ना, तो ये तो 0 ही रहना है, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। और लास्ट में अगर देखें तो 1 से 2 में 1 से पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 1, तो ये बनेगा 48 dx और अपॉन में 3 प्लस साइन की वैल्यू अगेन आई विल से पॉजिटिव है बट 1 से कम रहेगी, तो ये बनेगा 0। तो कॉस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो बाय डिफॉल्ट ही आपको 0 कर देना है, क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हो तो इस इंटरवल में आप बोलोगे 0 हो जाएगा। कोई ये सोचेगा नहीं सर कुछ जगह तो 1 भी होता है, जैसे इसे एक पॉइंट पे होगा, अब इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, है ना, तो एक पॉइंट पे क्या ही कर लोगे आप, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या बनेगा, तो 12/2 यानी 6, तो ये बनेगा 6 टाइम्स दिस माइनस दिस यानी पाई/2 -1। आगे 24/2 यानी 12 टाइम्स दिस माइनस दिस, और आगे देखें तो ये है 12 और इंटू 1, और यहाँ पे 48/3 यानी 16 और पाई/2 -1, तो ये कितना बन रहा है देखो, पाई/2 का मल्टीपल कितना बना 16 और 6 22, तो 22 इंटू पाई/2 ये बनेगा 11 पाई। इसके अलावा अगर देखें तो क्या बनेगा -6 और +12 यानी 6 बनेगा, और 12 18 और -16 यानी +2। तो इस सवाल का जो जवाब है वो क्या होना चाहिए, 11 पाई +2 होना चाहिए। तो सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, और ये जो अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंसाया गया है वो आपको सजेस्ट यही करेगा कि आप लिमिट जो है उनको आप ब्रेक करो। इसके बाद में अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, सवाल में क्या बोला गया कि एक लिफ्ट है जो 10th फ्लोर तक जा रही है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पीपल कैन एग्जिट द लिफ्ट एट 3 डिफरेंट फ्लोर्स इफ द लिफ्ट विल नॉट स्टॉप एट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर। 10 फ्लोर है ना, और इसने बोल दिया साफ साफ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे नहीं रुकेगी, तो रुकेगी तो केवल 7 पे रुकेगी, ठीक है 7 पे रुकेगी, और हमें 3 लोगों को एग्जिट करवाना है और 3 अलग अलग पे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, आप उन 7 में से 3 फ्लोर सेलेक्ट कर लो और उन 3 फ्लोर पे 3 लोगों को अलग अलग अगर एग्जिट करवाना है तो तरीके कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। तो ये वाला जो आंसर है वो बनेगा 7 6 5, है ना, तो 7 इंटू 30 यानी इसका आंसर होना चाहिए 210। बेहद ही आसान क्वेश्चन पीएनसी का पूछा गया। इसके आगे क्वेश्चन हमारे पास, इफ yx जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और साथ में हमें एक कंडीशन भी दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप फॉर्मेट देखो कि भाई इसका फॉर्मेट कैसा है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, होमोजीनियस है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पर dy/dx आपको दिख गया होगा, साथ में मेरे को y की पावर 1 दिख रही है और बाकी सब मामला x का फंक्शन है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये बनेगा dy/dx, x से आप डिवाइड करोगे तो y/x लेफ्ट में ले आओ और ये बन रहा है x cot x। तो देखो यहाँ पर ये बनेगा फंक्शन p, ये बनेगा q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो होगा एक तरह से e की पावर इसका इंटीग्रेशन, तो -1/x का इंटीग्रेशन होता है -ln x यानी ln 1/x, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी एक तरह से 1/x। तो देखो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और dx, तो ये गया काम से। तो यहाँ पे y जो x है वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x, और ये होता है ln sin x और प्लस कांस्टेंट। अब देखो इसने बोला है कि π/2 भी जो वैल्यू है वो π/2 आएगी y की, तो x बराबर π/2 पे y की वैल्यू π/2 आ रही है, ln sin π/2 प्लस c, तो ये वैल्यू होगी 1 के बराबर, तो ln 1 क्या होगा 0 और ln 1 0, अच्छा ये 1 है, तो देखो यहाँ पे c की वैल्यू आएगी 1 के बराबर,
तो यहाँ से अपन कह सकते हैं y बराबर होगा x टाइम ln sin x और cx, और c1 है, तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज 6 टाइम्स पाई y ऑफ पाई बाई 6। तो ध्यान से देखना भाई, y एट पाई बाई 6 क्या बनेगा, पाई बाई 6 ln हाफ और पाई बाई 6, और साथ में पाई बाई 4 पे करे बात तो पाई बाई 4 और ln साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, जिसको मैं 1/2 की पावर हाफ भी बोलूंगा। तो हाफ पावर बाहर लाओगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 8, और साथ में ये बनेगा पाई बाई 4। तो हमें बोला गया कि इसका 6 गुना करना है और माइनस इसका 8 गुना। तो देखो आंसर क्या होगा, इसका 6 गुना करूंगा तो पाई ln हाफ प्लस पाई, माइनस इसका 8 गुना करना है तो ये बनेगा पाई ln हाफ, और यहाँ क्या बनेगा 8 गुना करोगे तो 2 पाई। देखो ये पाई ln हाफ गया काम से, तो पाई माइनस 2 पाई कितना बनेगा, एक तरह से माइनस पाई बनेगा, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये सवाल भी कैसा पूछा, मॉडरेट सवाल पूछा है, दम नहीं है सवाल में। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको यहाँ पे जांच करनी है कि भाई इनके आधार पर कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सवाल में क्या पूछा गया है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, और साथ में यहाँ पर इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट भी पूछा है, क्या वो ऑड नंबर होगा, है ना। देखो ये सवाल कहाँ से है, साफ साफ है कि बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है ना। और यहाँ रिमाइंडर पूछा है, यहाँ पे ये I+F प्रॉब्लम से सवाल पूछ लिया गया। तो देखो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर इनके जो बेस हैं उनको आप 7 की फॉर्म में ब्रेक कीजिए। जैसे 7+1 है, 7+1 है ना। अच्छा इसकी बात करें तो ये देखो 7 × 3 21 - 1 है ना, तो इसको देखो ब्रेक करो आप, तो ये है 21 - 1, ये अपने पास 7 + 1 है, और इसको भी आप देख सकते हो 7, ठीक है 21 + 4, लेकिन इससे आप रिलेट कैसे करोगे, जैसे यहाँ तो ये रिलेट हो गए -1 और इधर +1, देखो यहाँ पर 7 हो गया 28 - 3 है ना, अब हो जाएगा रिलेट, और ये है 3 की पावर 13। तो इस पूरे नंबर को आप 7 से डिवाइड करने जा रहे हो, तो देखो ये जो नंबर क्या बनेगा, ये पूरा जो नंबर है वो बनेगा -3 की पावर 13 और बाकी नंबर बनेगा 28 का मल्टीपल। तो अगर इसको देखें तो ये बनेगा 28 का मल्टीपल और -3 की पावर 13। इसी तरह से ये बनेगा 21 का मल्टीपल और -1 की पावर 13, और अच्छा कोई दूसरा नंबर होगा, जैसे मान लो ये m1 है, ये m2 है। इसी तरह से ये नंबर क्या बन जाएगा 7 का मल्टीपल और +1 की पावर 13, और ये है 3 की पावर, एक तरह से 3 की पावर 13, और इसको 7 से डिवाइड करना है। तो देखो ये वाले जो नंबर है ना वो तो गए काम से। आपके पास ओवरऑल ऊपर अगर देखें तो ऊपर जो भी नंबर्स बचे हैं वो कैसे बचे हैं, वो 7 के मल्टीपल ही है, यानी मैं ये बात बोल सकता हूँ ये पूरा जो नंबर है वो 7 का मल्टीपल है। और अगर कोई नंबर 7 का मल्टीपल है और आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और वैसे भी इसने क्या बोला, सीधा यही पूछा कि क्या ये 7 से डिविजिबल होगा, तो हाँ बिल्कुल 100% ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब बात आती है यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट की, ये I+F प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लो इसका जो एक्सपेंशन है वो कुछ I+F है ना, I+F है ना। और अब इसका जोड़ीदार आप ढूंढो, और जोड़ीदार क्या है 7 - 4√3 पावर 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इस नंबर की बात करें तो ये नंबर क्या होगा, देखो 7, और ये नंबर है वो 7 से कम होगा, 6 पॉइंट समथिंग है ये, है ना, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट 1.7 × 4 6.8, तो इट इज ऑलमोस्ट 0.2, और 0.2 की पावर आप 25 कर रहे हो, तो ये फ्रैक्शन बनेगा, इंटीग्रल पार्ट इसका क्या होगा 0, तो इसको हम मान लेते हैं f'। अब देखो अगर मैं यहां पर इनके एडिशन की बात करूं या फिर सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे कुछ टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट होगी और कुछ टर्म्स ट्वाइस होंगी,
लेकिन आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन सोच समझ के करना है, इस तरह से करना है कि इरेशनल टर्म्स बचे ही ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूंगा तो वो क्या बनेगी 25C0 7 की पावर 25, वो रेशनल होगी। लेकिन जो सेकेंड टर्म है वो कैसी होगी, रेशनल, है ना। तो इसमें सेकेंड टर्म इरेशनल होगी बट वो पॉजिटिव होगी, और इसमें सेकेंड टर्म इरेशनल बट वो नेगेटिव होगी, और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। तो जैसे आप जोड़ोगे तो इरेशनल टर्म्स हैं वो सारी की सारी उड़ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे इनको जोड़ना चाहिए, और जोड़ोगे तो इरेशनल टर्म्स सारी आपकी हट जाएंगी, और जो इंटीग्रल टर्म्स बचेंगी, इंटीग्रल टर्म्स सारी की सारी वो ट्वाइस आपको मिलेंगी। तो इनका जो एडिशन है वो क्या बनेगा, आपको ट्वाइस ऑफ सम इंटीजर यानी इवन मिलेगा। और राइट में i प्लस एफ डैश, और आपको बताई है कि एक तरह से ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। और दो फ्रैक्शंस का अगर एडिशन देखें और अगर वो इंटीजर है तो केवल क्या हो सकता है, वो 1 ही हो सकता है। तो ये क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो इस हिसाब से अगर i की आप बात करें तो वो होगा 2m और -1, यानी i की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ऑड होगी। तो यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला ऑप्शन टिक कर देना चाहिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन किसका, बाइनोमियल थ्योरम का। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी से और दूसरा क्वेश्चन है i प्लस एफ से। तो एक तरह से एक ही सवाल में दो सवाल बना दिए गए। तो इस सवाल को ये बेटर बनाता है, नंबर ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा यूज में ली गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व आपको दे रखे हैं। पहला कर्व है मॉड z माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ये सर्कल है, इसका सेंटर आप बोल सकते हो क्या हुआ, 2 होगा, यानी 2,0। रेडियस 4 है तो ये -2,0 इधर कट करेगा। तो कुछ इस तरह से ये सर्कल बनने वाला है। इसके बाद में अगर आप देखें तो ये क्या बोल रहा है कि z की 2 से डिस्टेंस और -2 से डिस्टेंस का एडिशन हमेशा 5 है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक है एलिप्स की। तो हम कह सकते हैं ये जो फिक्स पॉइंट है -2 and 2 ये होंगे इनके फोकस, और ये इस तरह से घूम रहा है कि इनका जो एडिशन है ना, मतलब पॉइंट इस तरह से मूव करेगा, कहीं भी हो सकता है, बाहर हो सकता है, इधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से कि ये जो डिस्टेंस है प्लस ये जो डिस्टेंस है हमेशा कितनी रहेगी, ये एक तरह से 5 के बराबर। और आपको पता है ये डिस्टेंस होती है 2a के बराबर, जहां पर 2a क्या होगा, मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 2ae, ये है 4 के बराबर। अच्छा, e का मतलब है इसेंट्रिसिटी, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये कर्व किस तरह से बनेगा, a की वैल्यू है 5/2, तो 5/2 मतलब यहाँ पे जाएगा, है ना, 5/2, और यहाँ पे -5/2, 0। अच्छा, b की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप b की बात करें तो 2a की वैल्यू कितनी है 5, तो e होगा 4/5, और b स्क्वायर होता है a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा 25/4, और 1 - e स्क्वायर, तो 1 - e स्क्वायर ये बनेगा 3/5 का स्क्वायर, ये आने वाला 9/4, 9/4, ठीक है, 9/4 आएगा, तो अप्रोक्स 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ कर्व बन रहा होगा, हो सकता है ये कॉमन पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, लेकिन आई थिंक इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछा है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व, है ना। तो एक कर्व तो आपका क्या है, एलिप्स है ना, एक तो अपने पास क्या है, एलिप्स है, और एक है सर्कल। तो दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, तो बिल्कुल दूर दूर होने चाहिए। तो एक काम कर सकते अपन, अगर आप देखें सोचे ध्यान से, तो ये तभी हो सकता है जब एलिप्स का पॉइंट यहाँ हो और इससे बिल्कुल दूर क्या हो, सर्कल का पॉइंट ये वाला। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी, तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ध्यान से देखना भाई, ये 2,0 है, यहाँ रेडियस 4 थी, ये पक्का कहाँ होगा 6,0 पे
रहेगा। और ये पॉइंट है -5/2, 0, तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है यानी अपना जो आंसर है वो क्या होगा 6 माइनस दिस यानी 6 + 5/2, ये बनेगा 17/2। यानी सवाल का जो आंसर है वो होना चाहिए 17/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन कर रखा है लिमिट की फॉर्मेट में, और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि x बराबर 1 और -1 पे इस फंक्शन का हल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को जानना होगा कि फंक्शन होगा क्या। तो देखो यहाँ पर थीटा है 0+, यानी ये मामला क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब x की पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इसको टेंड करेगा, वो तो बेस x पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो x अगर एग्जैक्ट 1 हुआ तो इसको फर्क नहीं पड़ता, 1 से ज्यादा हुआ तो इन्फिनिटी को भागेगा, और 1 से कम हुआ, हल्का सा कम हुआ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे 1 है और x यहाँ पे मैं बोलूंगा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी देखो आप, ये भाई x की पावर 2 टाइम्स इन्फिनिटी, मतलब एक तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये इवन नंबर है ना, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि ये इंटीजर ही हो, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते आप, है ना। कैसी भी क्वांटिटी हो सकती है, इरेशनल क्वांटिटी हो सकती है, तो आप अगर यहाँ पे x नेगेटिव रखोगे तो फंस जाओगे, है ना। तो नेगेटिव तो रखना नहीं है ना, तो ये बोला कि -1 पे कॉन्टिन्यूस है, तो ये बात तो सीधे गलत होगी। हमें 1 पे चेक करना है, तो 1 पे चेक करना है तो आप 1 पे चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं x बराबर 1 और x बराबर 1+ और x बराबर 1- में बात करूं, ध्यान देखना, अगर एग्जैक्ट 1 है तो 1 की पावर कितना कर लो, ये तो उतना ही रहेगा, ये 1। अच्छा, साइन यहाँ पे क्या है, 1 - 1 0, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो ये बने cos πx यानी cos π1, तो cos π कितना होता है -1। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर 1+ की बात करें, तो 1+ पे क्या होगा देखो यहाँ पे 1+ पे क्या होगा, 1+ पे ये इन्फिनिटी को भागेगा और ये इन्फिनिटी को भागेगा, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए इन टर्म्स को, है ना। तो एक तरह से हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, इन दोनों का रेशियो बनेगा, इन दोनों का रेशियो बनेगा। ठीक है, 1 से ज्यादा के लिए, तो 1 से ज्यादा के लिए रेशियो बनेगा, ये गया काम से, ये भी गया, तो ये बनेगा 1 से ज्यादा के लिए साइन ऑफ x - 1 अपॉन x - 1। 1 से ज्यादा मतलब कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कितना भी हो, डजंट मैटर, लेकिन मुझे मतलब है यहाँ पर 1+ पर, x टेंडिंग टू 1+, तो ये मामला कितना बनेगा, एक तरह से 1 के बराबर बनेगा। तो x बराबर 1 पे वैल्यू -1 है और 1 के जस्ट राइट में ये 1 को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों से ही पता चल गया कि डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो ये कैसा होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब 1 पे पक्का ये कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, तो एक तरह से यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो आप, इस सवाल में एक वेक्टर दे रखा है ए बी, ध्यान से देख लो भाई, ए बी वेक्टर दे रखा है और साथ में ए सी वेक्टर दे रखा है, और एक पी पॉइंट है जो बाइसेक्टर पर है ऑफ एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी। मामला कुछ ऐसा है, ये मान लो ए बी वेक्टर और ये है ए सी वेक्टर, ये रखा है 3ik jk माइनस kk, और ये है कुछ इस तरह से। तो यहां पर हमें इनका जो एंगल बाइसेक्टर ए बी और ए सी, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, और इस तरह से है कि एपी जो है वो कितना होगा, √5/2 होगा, ये लेंथ दे रखी है अपन को। ठीक है, तो हमें पूछा है कि बताओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर इसकी लेंथ आपको पता है ऑलरेडी, ये है √5/2, और इस ट्राइंगल में ये साइड वेक्टर पता है। अच्छा, इसकी लेंथ भी पता है, देखो 9 10 और 11, √11। अगर मुझे ये एंगल मिल गया, अगर ये थीटा मिल गया, तो इसका एरिया क्या लिख सकता हूँ, हाफ, है ना, एक तरह से हाफ, और ए पी और साइन थीटा। ठीक है, तो हाफ ए बी कितना भाई, √11, ए पी है √5/2,
हमें बस बीच का एंगल निकालना है। देखो ये जो एंगल थीटा है वो क्या होगा, एक तरह से इस पूरे एंगल का आधा होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो तो क्या है, एक तरह से एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये एंगल आ गया तो काम हो गया, और ये एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। तो अगर मैं cos ऑफ 2 थीटा की बात करूं तो ये क्या बनेगा, इन दोनों का डॉट अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये बनेगा 3 - 1 - 3 अपॉन में दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करूं तो नीचे क्या आएगा 9 10 11 √11, और ये भी √11 है। तो ये मामला बन गया एक तरह से -1 अपॉन और साथ में 11 ऐसा बन जाएगा। तो ये cos 2 थीटा है, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 - 1/11 यानी 10/11। तो देखो यहाँ पर ये मामला हो गया 5/11। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये होगा 6/11। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, एक तरह से √6/√11। तो ये गया काम से। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, √30/4। आपका आंसर आएगा √30/4। तो कुछ इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। और पहला स्टेटमेंट क्या है कि फंक्शन डिफाइन कर रखा है और R2R है, फंक्शन है ये, बोला कि ये 1 फंक्शन होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी R2R डिफाइन है और बोला कि ये जो फंक्शन है वो मैनी 1 होगा। देखो ये तो आसान है भाई, है ना, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये जीरो होगा दो जगह, दो रूट आ रहे हैं इसके ना, तो ये दो जगह जीरो हो रहा है। तो फंक्शन x की दो वैल्यूज पे अगर जीरो हो जाए तो वो मैनी 1 होता है। तो ये तो निपट गया सीधा, है ना। तो ये तो क्या है भाई, सही बात है ना, ये तो सही है। अब बात करते हैं ऊपर वाले की, ये फंक्शन 1 होगा क्या। तो एक बार इस फंक्शन को वेल डिफाइन करो, मोड x को तोड़ो थोड़ा ना। तो अगर x यहाँ 0 या 0 से ज्यादा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x/1 + x, और नेगेटिव है इसको लिखूंगा x/1 - x। ये हमारा फंक्शन है f(x), ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसके नेचर से ही पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा है। अच्छा, क्या ये टूटेगा, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये क्या है अपने पास ऊपर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो रेशो भी कॉन्टिन्यूस है ना, और साथ में ये भी है कि ये हमेशा डिफाइन है, तो टूटने का कोई यहाँ पे चांस ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात कर लेता हूँ सीधा, ठीक है। तो अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ये क्या बनेगा, x+1 - 1, तो ये बनेगा 1 - 1/1 + x, है ना। इसमें मैं अगर -1 कर दूं तो ये बनेगा -1, ठीक है, और +1 करूंगा तो +1/1 - x। तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा एक तरह से 1/1 + x का होल स्क्वायर, जो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। और साथ में इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये 0 हो गया, और इधर से ये बनेगा -1/1 - x का होल स्क्वायर, और इसका खुद का डिफरेंशिएशन होता है -1। तो ये भी कैसा हमेशा एक तरफ से पॉजिटिव, यानी अपन कह सकते हैं 0 से पीछे भी कैसा है, इंक्रीजिंग है, और 0 के बाद में भी कैसा है, इंक्रीजिंग है, और साथ में ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो एक ग्राफ जो कभी टूटता नहीं है और हमेशा इंक्रीजिंग है, तो अपन कह सकते हैं कि ये 100% कैसा होगा, 1 ही बनेगा। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब देखो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, और यहाँ इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है। तो बोला कि अगर f(1) ऐसा कुछ आ रहा है तो बताओ a + b क्या होगा। तो हमें यहाँ पे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पर फंक्शन क्या बन रहा है, 1/(x⁻²), और ये है x⁻² 2 टाइम्स x⁻1/2, 2 टाइम्स x⁻1/2, कुछ इस तरह से है। और हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, x⁻, यहाँ 2/3, x⁻1/2। तो ये जो इरेशनल बिहेवियर है इससे हम मतलब छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, आप x को लेट कर लो कुछ 3 और 2 t⁻6, है ना, तो ये काम हो जाएगा। तो dx कितना बनेगा, 6 t⁵ dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा,
देखो यहाँ पर 6t⁵ dt और x⁵2/3, तो ये मामला कितना बनेगा, एक तरह से 4 x⁴ और 2 टाइम्स ये x⁴, सॉरी t⁴ और t⁴। अब देखो यहाँ पे t³ से आप उड़ा सकते हो, तो ये बनेगा 6t² और यहाँ पर t², सॉरी t+2 बनेगा, t+2 बनेगा। तो एक तरह से ये है 6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t²/t+2। अब देखो यहाँ पर ये लीनियर है और ऊपर क्वाड्रेटिक है, और ये t+2 है, तो हम ऊपर डिवाइड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और भी अच्छा तरीका है, अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको इसका फैक्टर बनाऊं, तो उसके लिए मैं -4 कर देता हूं और यहाँ पे +4, यहाँ पे +4। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा t-2 और ये है 4/t+2। दोनों को इंटीग्रेट करना है, ओके, और ये 6 टाइम्स होगा। तो देखो ये क्या बनेगा, 6 टाइम्स t-2 का होल स्क्वायर बाई 2 और साथ में ये 24 और ln t+2 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये मामला बनेगा ना, ये अपना इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या बनेगा, एक तरह से थ्राइस ऑफ t-2, और t क्या था, एक तरह से ये होगा x⁴1/6 है ना, x⁴1/6। तो ये हो जाएगा x⁴1/6 -2 स्क्वायर प्लस 24 टाइम्स, आगे है ln t+2 यानी x⁴1/6 +2 प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा बनेगा। अब इसने बोला है कि f(0) है वो कुछ ऐसा है, तो देखो यहाँ पर f(0) जो है वो है -26 + 24 ln 2। तो अगर मैं 0 यहाँ पे रखता हूँ तो ये बनेगा 3 × 4 12 और यहाँ पे x बराबर 0, तो ये बनेगा 24 ln 2 + c। ये गया काम से। तो c की वैल्यू आएगी माइनस यहाँ 38, c की वैल्यू है -38, ठीक है। तो c की वैल्यू है -38। अब देखो हमें f(1) बताना है, तो f(1) की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे f(1) क्या बनेगा, f(1) ये बनेगा 1 - 2 -1⁴2 यानी प्लस, ये हो गया 3, और यहाँ पर एक तरह से 1 रखें तो 24 ln 3, 24 ln 3 और साथ में है +3 जो होगा -38 होगा। तो ये मामला कितना बन गया, एक तरह से -35 + 24 ln 3। तो a की वैल्यू हो जाएगी -35 और b की जो वैल्यू है वो होगी 24। तो हमें इनका एडिशन चाहिए, तो इनका एडिशन कितना होगा, इनका एडिशन होगा -11। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 3। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें बोला गया है द इमेज ऑफ ए पॉइंट इन दिस लाइन इज Q। एक 3D लाइन है और 3D लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है और एक पॉइंट है P, 2, 1 और इसका जो इमेज है वो कितना दे रखा है भाई, वो Q है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द लाइन, अच्छा ये अलग लाइन है, ये कुछ और लाइन है, कुछ ऐसे मान लो x -9/3, y -9/2 और z -5/-2। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो बोलूँगा हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा साथ में ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट निकालना है एंड देन ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट मान लो आप बराबर लैम्डा मान के, तो ये आएगा लैम्डा +1, y कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा और ये लैम्डा +1। अब कंडीशन क्या लगाओगे भाई, ये 90 डिग्री है, यानी ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा लैम्डा -2, 2 लैम्डा -2, लैम्डा +1 -1 यानी लैम्डा। तो ये वेक्टर आएगा, तो इसके साथ डॉट 0 करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं डॉट 0 करूंगा तो ये बनेगा लैम्डा -2, ये ट्वाइस ऑफ दिस यानी 4 लैम्डा -4 और 1 टाइम्स लैम्डा यानी एक तरह से लैम्डा, और ये 0 करना है।
तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा 4 लैम्डा यानी 6 लैम्डा इक्वल्स टू 6, यानी लैम्डा कितना आएगा, 1 आएगा। तो लैम्डा अगर 1 आया तो ये पॉइंट तो आ गया, कितना आएगा, 2 2 और 2। तो अगर ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है तो ये पॉइंट भी निकाला जा सकता है। कैसे, इसका ट्वाइस माइनस दिस है ना, ये मिड पॉइंट है ना, तो इसका ट्वाइस माइनस दिस, तो ये आएगा 1। 4 माइनस 2, इसका ट्वाइस 4 माइनस 1, ये पॉइंट आएगा 1, 2, 3। अब बिल्कुल ऐसे ही 1, 2, 3 से हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, अब इसको आप लैम्डा मान लो या नया वेरिएबल मान लो, म्यू मान लो, तो ये पॉइंट क्या माना जा सकता है, 3 म्यू प्लस 9, यहां से 2 म्यू प्लस 9 और माइनस 2 म्यू प्लस 5। अब देखो, अब क्या करना है, आपको कंडीशन लगानी है परपेंडिकुलर वाली। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखो ये वेक्टर क्या बनेगा, 3 म्यू, है ना, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना भाई, ये वेक्टर बनेगा 3 म्यू प्लस 9 माइनस 1, तो ये बनेगा 3 म्यू प्लस 8, ठीक है। और साथ में 2 म्यू प्लस 9 माइनस 2, तो ये बनेगा 2 म्यू प्लस 7, और माइनस 2 म्यू प्लस 5 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2 म्यू प्लस 2, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया। और हमें इसका डॉट जीरो करना 3 2 माइनस 2 के साथ, 3 2 और माइनस 2 के साथ, माइनस, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 2 के साथ बराबर 0, ठीक है। तो ये बनेगा 9 म्यू और 4 13, और माइनस 2 से गया 13 4 17, 17 म्यू। कांस्टेंट की बात करें तो 24 और 14, 24 है, 14 है और साथ में माइनस 4 है, तो 10 और 24 34 इक्वल्स टू 0, यानी म्यू की वैल्यू मिलेगी आपको -2 के बराबर। तो म्यू -2 है, म्यू -2 है, हमें चाहिए लेंथ, ये लेंथ चाहिए ना। तो ये वेक्टर अपन ने फाइंड आउट किया था, ये वेक्टर क्या था, ये वाला वेक्टर था, देखो ध्यान से, ये कंपोनेंट थे, तो इसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना। तो देखो ये वेक्टर क्या मिलेगा ना, ये वेक्टर क्या मिलेगा, ये वाला वेक्टर। तो म्यू की वैल्यू है -2, तो -6 प्लस 8, और ये कंपोनेंट मिलेगा -4 प्लस 7 यानी 3, और -2 रखेंगे तो 4 × 6, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के एडिशन का स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, तो ये बनेगा 13 और 36 है ना 49, तो आंसर आना चाहिए 7 के इक्वल आना चाहिए। तो इस सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट तो वही है ना, एक तरह से इमेज वाला कॉन्सेप्ट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, बस थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखते ही तो मतलब खुशी वाली बात है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल स्टैंडर्ड है, मतलब हर कोई करवाता है। तो ये सीरीज जो है, इसका एडिशन है, वो हम किस तरह से निकालते हैं, तो बता दूं, इसके यहाँ पर 2 फैक्टर होते हैं ना, कौन कौन से, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और ऊपर है आर, और इसका समेशन करना 1 से लेकर 25। अब देखो इनका जो डिफरेंस है हमेशा कितना होता है, 2r, तो मैं 2r बना लेता हूं ऊपर, ठीक है, और इसको मैं लिख दूंगा इनका डिफरेंस। और ये है 1 से 25। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल है, जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो ये बनेगा 1/2, और ये गया काम से तो 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस, और ये बनेगा 1/r स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो इसका समेशन करना है 1 से लेकर 25। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप 1 रखते हो तो ये बनेगा 1/1 माइनस यहाँ पे 1/3, 2 रखोगे तो ये 1/4 माइनस 2 प्लस 1 3 बनेगा, और 4 + 2 + 1 ये 7 बनेगा, और इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट में जब 25 रखोगे तो 1/25 का स्क्वायर माइनस 25 + 1, तो ये मामला बनेगा 601, और माइनस यहाँ 25 रखोगे तो ये बन जाएगा 650 और 1 651।
ठीक है, ऐसा बन जाएगा और इन सबको ऐड भी करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये कैंसिलेशन चलता है। तो इस तरह से कैंसिलेशन चलेगा तो आपका आंसर होगा हाफ टाइम 1 माइनस और 1/651। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हाफ टाइम 650/651। कैंसिल आउट कर दो आप तो 325/651 ऐसा बनेगा। अगर आप और इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तो बढ़िया बात है। जैसे यहाँ पे 3 से होगा, 3 2 5 5 10 है ना, नहीं होगा ना। फैक्टर आप सोचना चाहें, फैक्टर भी सोच सकते हैं अगर कुछ हो तो। जैसे ये क्या होता है भाई, 5 इंटू 65 और इसमें होगी 5 और 13, 5 और 13। तो देखो यहाँ पे ना तो फैक्टर 5 होगा और ना ही 13 होगा, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो एक तरह से यही अपना आंसर है। लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया कि ये p बाई क्यू है और p एंड q आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज p प्लस q। तो हमें इनका एडिशन चाहिए। तो हमारा जो आंसर है इनका एडिशन यानी 6 7 और 9, तो 976 है ना। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ओके, तो कुछ इस तरह से ये सवाल हो जाएगा और बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, ये सवाल छोड़ना नहीं होता, करना ही होता पेपर में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ। यहाँ जो अंदर एक्सप्रेशन है वो कैसा है, ITF का है और बाहर फिर ट्रिग्नोमेट्री है। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, मान लो कुछ एंगल है, ये मान लो जैसे A है और इसकी मैं बात कर लेता हूँ, ये क्या है, B है। तो एक तरह से आपको यहाँ पे क्या पूछा है ना, क्या पूछा है यहाँ पे, tan ऑफ 2A माइनस 2B, 2A माइनस 2B ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक। तो देखो ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या होता है, tan ऑफ 2A माइनस tan ऑफ 2B अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 2A इंटू tan ऑफ 2B। तो हमें सबसे पहले tan ऑफ 2A चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर साइन ऑफ A है, वो आपको पता है, साइन ऑफ A है 2/√13 है, लेकिन आपको tan ऑफ 2A चाहिए ना। तो tan ऑफ 2A क्या होता है, ये होता है 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो देखो यहाँ से tan की वैल्यू कितनी आएगी भाई, tan की वैल्यू रखो आप। तो ये अपने पास ट्राइंगल है 2 और √13, तो 13 माइनस 4 का रूट यानी 3 बनेगा। tan की वैल्यू आएगी 2/3, नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा 4/3 और ये 5/9 ऐसा बनेगा। तो ये बनेगा 12/5, क्या बनेगा 12/5। तो ये मामला है 12/5 माइनस tan 2B। अब देखो यहाँ पे tan 2B क्या होगा, tan 2B बिल्कुल वैसे ही 2 tan B अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर B ऐसा होगा। अब देखो cos B की वैल्यू आपको दे रखी है, cos B की वैल्यू कितनी है भाई, cos B की जो वैल्यू है वो है 3/√10 है ना। तो ट्राइंगल आप बनाओगे 3/√10, तो ये मामला कितना होगा, 1 होगा, ये होगा 1 है ना। तो tan की वैल्यू होगी इसमें 1/3, तो ये बनेगा 1/3 होगा तो 2/3 और 1 माइनस 1/9 8/9। तो ये मामला कितना होगा, ये मामला देखो 4/3 का उल्टा यानी 3/4, 3/4। तो ये वैल्यू रखते हैं अपन 3/4 और 1 प्लस 12/5 इंटू 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मामला बनेगा 48 माइनस 15/20 और ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 1 प्लस 9/5 यानी 14/5, तो 14/5, ठीक है ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये कितना बन रहा है, 4 बन रहा है और ये कितना होता है एक तरह से 33, नीचे 4 और 14, 33/56, 33/56 ये होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल है एक तरह से ITF और ट्रिग्नो का मिक्स है और मीडियोकर सवाल है, आराम से हो जाना चाहिए। इसके बाद में देखना अगला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें A दे रखा आपको और वर्टेक्स B एंड C वो इस पैराबोला पे है। देखो पैराबोला की शक्ल कैसी बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। देखो सवाल को समझने के लिए आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। ये है y² = 8x, इसमें ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है ये वाला 0,0 और B और C है वो भी यहीं पे है।
ये मान लो हमारा बी है और ये सी है। इसके बाद में बोला गया कि कुछ इस तरह से है कि इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड आता है वो कितना आना चाहिए, 7/3, 4/3। अब देखो आपको सेंट्रोइड दे तो रखा है, लेकिन सेंट्रोइड की कंडीशन अप्लाई कैसे करोगे, उसके लिए पॉइंट तो पता होने चाहिए। तो आप ये पॉइंट मान सकते हो ना, और कैसे मानोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में ना। तो ए यहाँ पे 4a है 8 ना, तो a की वैल्यू है 2। तो कैसे मानते हो आप, 80² 280 यानी 40। तो इसको मान लो T1 और यहाँ मान लो T2, ऐसा हो जाएगा। तो सेंट्रोइड की अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि एक तरह से G जो है वो क्या होता है a + b + c/3, यानी इसका जो थ्राइस है वो क्या बनेगा, a + b + c। तो देखो x कोऑर्डिनेट का थ्राइस क्या होगा, 7, और यहाँ इनका एडिशन जो है वो क्या होगा, 2 टाइम्स T1² + T2²। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का 3 गुना यानी 4, और ये बनेगा इन सब का एडिशन यानी 4 टाइम्स T1 + T2। ये सेकंड कंडीशन, ये अपन ने लगा दी। लेकिन हमें पूछा क्या है वो आप ध्यान से देखिए। तो हमें पूछा यहाँ पे BC का स्क्वायर, यानी जो लेंथ है इसका स्क्वायर पूछा है। तो 2 पॉइंट्स हमें T1 T2 के फॉर्म में है, तो इनका जो स्क्वायर है डिस्टेंस फॉर्मूला अब लगाओगे तो ये बनेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 टाइम्स T1² - T2² का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा, प्लस 4T1 - 4T2 यानी 4 टाइम्स T1 - T2 का होल स्क्वायर यानी 4², और ये बनेगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें T1 + T2 पता है। अच्छा, T1 + T2 पता है तो यहाँ पे इसका काम तमाम किया जा सकता है ना, काफ़ी हद तक। तो ये है 4, ये T1 + T2 और इंटू T1 - T2 है। तो देखो यहाँ से T1 + T2 की वैल्यू आएगी 1, तो ये एक तरह से T1 - T2 ही होगा। ये 16 टाइम्स T1 - T2 है, तो ये बन रहा है 20 टाइम्स T1 - T2 का होल स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ आपको T1 - T2, अच्छा यहाँ पर T1² + T2² पता है। अच्छा, यहाँ से T1² T2² पता है और ये T1 + T2 पता है, तो इनको रिलेट अगर करें तो कुछ मिल सकता है। जैसे मैं इसी का स्क्वायरिंग करूं तो 1 बराबर T1² + T2² और 2 टाइम्स T1 T2। तो देखो यहाँ पर T1² और T2² की वैल्यू है 7/2। यहाँ से देखो 7/2, तो 7/2 यहाँ पे रखूं तो 2T1 T2 की वैल्यू आएगी 1 - 7/2 यानी -5/2। ये भी काम का रिलेशन है, -5/2। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा ही बन रहा है ना, T1² T2² और -2 T1 T2। तो ये होगा T1² + T2² जो है 7/2 और माइनस 2 टाइम्स T1 T2। तो -2 टाइम्स T1 T2 कितना है, -5/2। तो ये बनेगा 12/2 यानी 6, और 6 × 20 ये बनेगा 120। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 3 होना चाहिए। तो ये सवाल मैं बोलूँगा एक तरह से आपकी शुरुआत कैसी है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सेंट्रोइड दे रखा था आपको, और सेंट्रोइड का जो रिलेशन है वो अप्लाई कैसे करोगे आप, ऑफकोर्स आपको पॉइंट की हिंट होनी चाहिए। एक दे रखा था, 2 पॉइंट हमने मान लिए। तो यहाँ पे फिर गेम किसका भाई, कैलकुलेशंस का है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा समझदारी से करना पड़ेगा। मॉडरेट सवाल है बट कैलकुलेशन अच्छी खासी है। इसके बाद में देखो आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फंक्शन f(x) दे रखा है 1 - 2x और 0 से x इंटीग्रेशन ऑफ दिस t के रेस्पेक्ट में। तो यहां से देखो यहाँ पे क्लियरली f(x) दे नहीं रखा, एक इक्वेशन इसमें बना रखी है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे लेबनिज लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में f(x) को यूज करके एक g(x) यहाँ बनाया गया है, और लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ g(x) वो p एंड q पे रिस्पेक्टिवली है। तो बताओ मॉड p + q क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये f(x) फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो आप ये e⁻x को तो आप पहले ही बार ले लो। तो ये फंक्शन क्या बनेगा, f(x) बराबर 1 - 2x e⁻−x और 0 से x e⁻−t f(d) dt।
लेबनिज लगाएंगे तो अगर इस पे अकेले भी लगाओ तो और भी आसान पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं e की पावर माइनस एक्स को एक तरह से डिवाइड कर देता हूँ ना। अच्छा, पूरी इक्वेशन को ही e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। ये बनेगा 0 से x e की पावर माइनस टी एफ ऑफ डी डी टी, ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे लेबनिज आप लगाओगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे, और डिफ्रेंशिएट आप कर रहे हो तो e की पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, इसको आपने छोड़ दिया, और फिर e की पावर माइनस एक्स को छोड़ा तो इसका डिफ्रेंशिएशन f डैश है ना। तो ये प्रोडक्ट रूल है ऑफ डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर आप देखें तो ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स का नेगेटिव और माइनस ट्वाइस इसका डिफ्रेंशिएशन। अगेन प्रोडक्ट रूल आप लगाओगे तो x का डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज, x को छोड़ा तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स है ना, और इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स और एफ एक्स बनेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो आप देख सकते हो e की पावर माइनस एक्स एक तरह से हर टर्म में प्रेजेंट है ना। तो e की पावर माइनस एक्स से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा माइनस एफ एक्स और प्लस एफ डैश माइनस वन माइनस ट्वाइस वन माइनस एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास ये क्या बनेगी, एक तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। देखो जैसे आप एफ एक्स को वाई मानते हैं तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पर ये बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में y इधर आएगा तो माइनस टू वाई है ना, माइनस टू वाई। तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाई की पावर वन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। तो बाकी क्या है यहाँ पे माइनस थ्री और प्लस टू एक्स है ना, तो राइट में टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। तो देखो यहाँ पर y का कॉफिशिएंट जो है वो है आपका p और ये है q। तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो होगा e की पावर इसका इंटीग्रेशन यानी माइनस टू एक्स। तो सॉल्यूशन आप लिखने जाओगे तो वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनने वाला है, तो इसका सॉल्यूशन आप देखना क्या बनेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो हम इसको सॉल्व करेंगे एक तरह से बाय पार्ट्स है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसको मान लो आप फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लो सेकंड। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा, और इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये बनेगा टू एक्स माइनस थ्री और e की पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू, और ये हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस टू एक्स है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करना है e की पावर माइनस टू एक्स का ना, तो ये बनेगा अपॉन में फिर से माइनस टू प्लस सम कांस्टेंट, और ये y e की पावर माइनस टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए y इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी e की पावर टू एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा टू एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस टू, और यहाँ पे वन अपॉन माइनस टू, ठीक है, और प्लस सी इंटू ई की पावर टू एक्स। ओके, तो ये मामला कितना बन रहा है, ये बन रहा है y इक्वल्स टू एलसीएम माइनस टू, ऊपर आएगा टू एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस टू को अगर माइनस टू से डिवाइड करूँ तो ये आएगा वन माइनस एक्स, और ये है सी इंटू ई की पावर टू एक्स। तो ये y है। y किसको माना था हमने, फंक्शन f को माना था, तो ये है f ऑफ x। अब बात ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके लिए हमें इसी इक्वेशन में x की कुछ वैल्यू रखनी है ताकि आपको fx मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जीरो है, तो x की वैल्यू अगर जीरो रख दोगे तो ये मामला खत्म, x बराबर जीरो, तो f ऑफ जीरो आएगा वन, f ऑफ जीरो आएगा वन, तो f ऑफ जीरो वन है। तो यहाँ से c की जो वैल्यू है वो आएगी जीरो, तो c यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तो फंक्शन है वन माइनस एक्स। अब देखो gx जो था हमारा, gx जिसका हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा चाहिए,
तो उसके लिए जी डैश की बात करते हैं तो जी डैश होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पावर 11 और x प्लस 12 पावर 7 और यहाँ पे x माइनस 4 की पावर 4 और एफ एक्स हमारा 1 माइनस एक्स है ना, तो ये बनेगा 3 माइनस एक्स और x प्लस 12 पावर 17 और x माइनस 4 पावर 4 ये बढ़ रहा है। तो एक तरह से हमें g डैश का जो साइन है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसके जो रूट आप देखो तो रूट क्या क्या है इसके रूट हैं 4 माइनस 12 और 3, 4 माइनस 12 और 3। तो सबसे पहले देखो आप 4 के राइट में क्या होगा, अगर मैं 4 से ज़्यादा रखूँ ये पॉजिटिव लेकिन ये कैसा होगा नेगेटिव। इसके बाद में देखो साइन चेंज होंगे ना, किस तरह से कहाँ कहाँ चेंज होंगे, 4 पे तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि पावर कैसे इवन है, इवन पावर है तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन बाकी जगह ऑड पावर्स हैं तो चेंज होंगे और चेंज होंगे तो ये प्लस होगा और ये क्या बनेगा माइनस बनेगा। तो हमें चाहिए लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। तो मिनिमा क्या होता है भाई, मिनिमा क्या होता है जहाँ पे एफ डैश का साइन है ना, तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज, तो माइनस से प्लस होना चाहिए। तो माइनस से प्लस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हो रहा है। ये तो अपना क्या है मिनिमा है, यानी ये पी है, ये पी रहेगा। और लोकल मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा जहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, तो ये वाला क्या है लोकल मैक्सिमा, यानी ये बनेगा क्यू। तो हमें पूछा है मॉड पी प्लस क्यू कितना होगा, इसका मॉड प्लस दिस यानी 12 प्लस 3 15। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड बी, है ना। तो कुछ इस तरह से मामला है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को -2,0 जो पॉइंट ए है और 2,0 पॉइंट बी है पर कट करता है। और ये सर्कल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ऑफकोर्स यहीं पे कट करेगा, रेडियस 2 है। और साथ बोला कि इफ 2 वेरिएबल पॉइंट्स है ना, अच्छा ये क्या है ओरिजिन, 2 वेरिएबल पॉइंट्स, एक पी है 2 कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा और एक और मान लो यहाँ पे Q 2 कॉस बीटा और 2 साइन बीटा, मतलब ये वेरिएबल पॉइंट्स हैं। और इस तरह से है कि ये कंडीशन देखिए अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो हमेशा π/2 है। ओके, तो व्हाट इज द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AP एंड BQ। AP मतलब ये वाली लाइन और साथ में BQ मतलब ये वाली लाइन। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा उसका लोकस निकालना, मान लो ना थोड़ी देर के लिए h कोमा के मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगानी है कि अल्फा माइनस बीटा हमें π/2 करना है। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कंडीशन क्या लगा सकते हो, h कोमा के इन दोनों का इंटरसेक्शन है, और हमें अल्फा माइनस बीटा क्या बोला है π/2 बोला है, अल्फा माइनस बीटा π/2। यानी एक तरह से अगर देखें तो ये जो बीच का एंगल है वो 90 है, तो एक तरह से h कोमा के का लोकस क्या होगा। अच्छा इनको रिलेट अगर करें तो कैसे करें अपन ना, ध्यान से देखना। मैं ये बात बोल सकता हूँ, क्या बात बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना कि एक तरह से ये तीनों पॉइंट लाइन में है ना, h कोमा के ये है ना कॉलिनियर है। यानी अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, देखो इस पॉइंट के साथ स्लोप लेना बहुत आसान है, तो यहाँ से ये वाला स्लोप या यहाँ से और यहाँ से, इन दो पॉइंट से बनने वाला स्लोप बिल्कुल सेम होगा। सिमिलरली हम यहाँ भी लगा सकते हैं 2,0 इसको ले या 2,0 इसको ले, स्लोप कैसे होंगे बराबर होंगे, मतलब कोलिनियरिटी कंडीशन अपन लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर AP का स्लोप क्या होगा, ध्यान देखना, AP का स्लोप होगा 2 साइन अल्फा माइनस 0 अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस -2, ये होगा। और यहाँ से K माइनस 0 और साथ में H माइनस दिस यानी H प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। और देख सकते हो आप, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं।
देखो ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस अल्फा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ऊपर भी हाफ एंगल में आप तोड़ दो, सब बनेगा k अपॉन एच प्लस 2। तो ये गया काम से, तो ये बनेगा एक तरह से tan अल्फा बाई 2 और इसकी वैल्यू होगी k अपॉन एच प्लस 2, ऐसी हो गई। तो हमें tan ऑफ अल्फा बाई 2 पता है। अब देखो यहाँ पर हमें एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा कि भाई इसका स्लोप आप निकालोगे तो कितना आ रहा है वो k माइनस 0 अपॉन एच माइनस 2, लेकिन इसका स्लोप कितना आएगा 2 साइन बीटा और माइनस 0 अपॉन 2 कॉस बीटा और साथ में माइनस 2। तो यहाँ से देखो आसान बन रहा है, देखो 2 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ये मामला क्या बनेगा, है ना, ध्यान देखना, ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस 1 और ये है साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस 1, है ना, तो ये थोड़ा डिफरेंट बनेगा क्योंकि माइनस जैसे कॉमन हो गई तो 1 माइनस कॉस बीटा होता है 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, और यहाँ पे आप हाफ एंगल अगर फॉर्मूला लगाते हो तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और एक साइन उड़ गया, तो ये बनेगा माइनस कॉट बीटा बाई 2, ये हमको मिला। तो tan अल्फा बाई 2 हमें पता है, कॉट बीटा बाई 2 पता है, और हमें अल्फा माइनस बीटा वाला रिलेशन यूज करना है। तो देखो भाई यहाँ पर ये कैसे यूज में लोगे, देखो अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, देखो यहाँ से अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 का डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ पाई बाई 4, और दोनों तरफ आप tan ले लो, दोनों तरफ जैसे tan लोगे इन रिलेशंस को यूज में लिया जा सकता है। तो देखो दोनों तरफ tan लेंगे तो ये बनेगा tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan बीटा बाई 2, tan बीटा बाई 2 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, है ना, तो माइनस को इधर भेजो और उल्टा करो, है ना, तो ये बनेगा 2 माइनस एच अपॉन के अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो ये बनेगा एक तरह से k अपॉन एच प्लस 2 इंटू 2 माइनस एच अपॉन के, तो ये करना है tan पाई बाई 4 यानी 1 के बराबर करना है। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, वो एक तरह से लोकस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो लोकस बनेगा क्या, वो आपको देखना है। तो लोकस का जो फॉर्मेट है वो हमें मैच करवाना है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा के स्क्वायर और यहाँ पे माइनस, अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन लो तो एच माइनस 2 प्लस का ना, ये एच प्लस 2, तो ये बनेगा एच स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन में है के इंटू एच प्लस 2। ओके, अच्छा यहाँ पे भी आप ऐसा देख सकते हो, ये के से के गया वैसे, तो 1 प्लस 2 माइनस एच अपॉन 2 प्लस एच, तो ये बनेगा एक तरह से 4 अपॉन 2 प्लस एच, है ना, तो ये बनेगा एक तरह से 4 अपॉन 2 प्लस एच, ये गया काम से इक्वल्स टू 1। तो ये बन रहा है लोकस फाइनली एच कोमा के की जगह आप एक्स कोमा वाई रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू, और ये होगा 4y, है ना, तो ये रिलेशन बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 4y और माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी इसका पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, है ना, तो लॉजिकली आप डायग्राम बनाओगे और जो एच कोमा के है उसका लोकस निकालोगे, तो कोलिनिटी की कंडीशन से ये रिलेशन और ये रिलेशन बनेगा, और उसके बाद में ये कंडीशन आप लगाओगे, तो ये सवाल टफ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखना आप, अगला क्वेश्चन है कंसिडर 2 पैराबोलास P1 P2 एंड ए लाइन L, 2 पैराबोला है और एक लाइन है ना, इफ एरिया बाउंडेड बाय P1 P2 इज 6 टाइम्स द एरिया बाउंडेड बाय P1 एंड L, देन व्हाट इज अल्फा। ये जो अल्फा है लाइन का स्लोप वो मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एरिया बाउंडेड बाय P1 P2 क्या होगा, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, और ये है x स्क्वायर प्लस 27, तो इसका जो रनिंग पॉइंट है ऊपर होगा 27 पे होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके जो बढ़ने का जो रेट होगा आप देखोगे एक टाइम के बाद ज़्यादा रहेगा, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो हमें चाहिए बाउंडेड एरिया, तो आप बोल सकते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, तो वाई अपर माइनस वाई लोअर को इंटीग्रेट कर दो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या होंगे भाई, ये तो इनके सॉल्यूशन होंगे,
इनके सॉल्यूशन होंगे तो देखो क्या आएगा सॉल्यूशन। दोनों को कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो y को इक्वेट करूं तो ये मामला बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे 3x² बराबर 27, एक्स स्क्वायर आएगा 9, तो x आएगा -3 और यहाँ पे x बराबर +3, x बराबर -3 और यहाँ पर +3, ठीक है, -3 एंड +3। अब देखो यहाँ पर -3 से +3 हमें इंटीग्रेट करना है तो यहाँ ये वाला एरिया जाएगा, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ A1। -3 से +3 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये बनेगा -3x² + 27, इसको इंटीग्रेट करना है तो ये कितना आ रहा है देखो। एक तरह से अगर देखें तो ये ऑड इवन प्रॉपर्टी लगाओ आप डायरेक्ट, तो 2 टाइम्स 0 से 3 है ना, और इसका इंटीग्रेशन, वैसे इंटीग्रेशन आप कर डालो तो ये आएगा -x³ और 27x है ना, और 0 से 3 लिमिट रखनी है तो 3 रखोगे तो -27 और ये 81 है ना, और 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो ये आएगा 54 × 2 108 है ना, ये आएगा। इसके बाद में बोला गया कि दूसरा जो एरिया है P1 और L से, तो P1 क्या था ये वाला ना, तो ये है P1, ये है P1 है ना, दोबारा बना लेते हैं, ये है P1 है ना, y = 4x² और एक लाइन है y = α(x), तो ये बाउंडेड एरिया, ये बाउंडेड एरिया, तो ये एरिया कैसे लिखेंगे, A2 = अपर कर्व यानी α(x) माइनस लोअर कर्व यानी एक तरह से 4x², तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर यहां वाले x तक, ठीक है, ये वाला पॉइंट अपन निकाल सकते हैं कैसे भाई, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ y है α(x) और यहाँ पे 4x², तो α(x) को बराबर करोगे 4x², तो x की वैल्यू आएगी α/4, α/4, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा α(x²/2 और 4x³/3, लिमिट रखनी है आपको 0 से α/4, ऐसे रख देंगे। तो हमें बोला गया कि ये जो A1 है इस A2 का कितना गुना है, 6 गुना है, ऐसा बोला गया है। तो देखो यहाँ पर जब A1 को मैं 6 टाइम करता हूं तो क्या वैल्यू मिलती है अल्फा की, वो आप ध्यान से देखना। तो A1 है हमारे पास 108 है ना, और ये है 6 गुना किसका, इसका है ना, तो α/4 में अगर यहाँ पे रखूंगा तो ये बनेगा एक तरह से α/4 का स्क्वायर है ना, α² / 16 × 2 32 आएगा, माइनस 4/3 α/4 का क्यूब, तो α³ और 4 का क्यूब ये होगा, तो देखो यहाँ पर ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 16 है ना, तो देखो यहाँ पे α³ वैसे कॉमन आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें α³ कॉमन आ रहा है, 1/32 है और -1/48 है, और ये है 108 है ना, ये आएगा 18, ये आएगा 18, ठीक है, हमें α³ की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आप करोगे तो ये है एलसीएम 16 × 2 और × 3, ठीक है, तो ऊपर आएगा 3 और यहाँ पे एक तरह से 2, तो 1/16 × 6 और ये 1 है, तो α³ की जो वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पे 96, ये α³ की वैल्यू आ रही है, तो α³ की वैल्यू 96 है, तो हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे सेट नहीं हो रहा ना, तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, तो देखो यहाँ पे गड़बड़ एक बार देखते हैं अपन, तो यहाँ पर सॉल्यूशन था इन दोनों का, अगर देखें तो 3 और -3, ठीक है, -3 से 3 तक इंटीग्रेट किया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो -3x² + 27, 2 टाइम्स 0 to 3 ये -x³ 27x -3³ और यहाँ पे 81, तो ये आएगा अपने पास 54 और साथ में 2 108, तो ये इसका 6 गुना है, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, और ये क्या होगा, अपर कर्व α(x) और माइनस लोअर कर्व P1, ठीक है, α(x²/2 और -4x³/3, α/4 तक अपन को जाना है क्योंकि α(x) और इनका सॉल्यूशन जो है
वो बनेगा x की जो वैल्यू है वो आएगी अल्फ़ा बाई 4, अल्फ़ा बाई 4। तो ये बन गया अपने पास एक तरह से अल्फ़ा स्क्वायर बाई 16 इंटू और माइनस 4 बाई 3 अल्फ़ा क्यूब बाई 64, अल्फ़ा क्यूब बाई 64। ये बनेगा 16 इंटू 2 इंटू 3। तो ऊपर मामला क्या आएगा, एक तरह से 3 माइनस 2 यही आएगा। तो अल्फ़ा क्यूब की जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, अच्छा ये 18 है ना, ये भूल गया अपन है ना। तो देखो यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब कितना आएगा, ध्यान से देखना, 18 है, ये 16 इंटू 2 इंटू 3 है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ बन सकता है क्या, ये हमारे पास है एक तरह से 9 इंटू 2 है ना, 9 और 3 27 है ना, ये 3 का क्यूब हो गया। ये 2 है, ये 2 4 और ये 4 स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 का क्यूब है ना। तो क्यूब रूट की बात करें तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 4 है ना। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 12। तो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सवाल अच्छा सवाल बनाया गया है और एक तरह से 2 रीजन की बात यहाँ पे होगी, कैलकुलेटिव है, लेंदी भी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 बाई ए 1 बाई बी इज 5 बाई 16। मतलब आप यहां से अगर रिलेशन बनाए, इनका एवरेज यानी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी अपॉन 2 इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, एक तरह से 5 बाई 8 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में देखें तो हमें बोला गया कि A4 अल्फा बी वो इंक्रीजिंग एपी में है, इंक्रीजिंग एपी में है, ये एपी में है ना। तो अगर आप चाहें तो ऐसे मान सकते हो कि ये वाला जो मामला है वो 4 है, तो ये कितना आएगा 4 प्लस डी, कॉमन डिफरेंस मान लो, ये 4 प्लस 2d और ये 4 माइनस डी मान लो, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमें बोला गया कि इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे इनको रिलेट कर सकते हैं क्या, ये ए है और ये अल्फा है और ये बी है, ये ए और बी, इनमें रिलेशन हमें पता है ना, इनमें रिलेशन हमें पता है तो इनको यूज में ले सकते हैं ना। तो देखो ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन ए की वैल्यू है 4 माइनस डी और बी की वैल्यू है 4 प्लस 2d इक्वल्स टू 5 बाई 8। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा, एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा 4 प्लस 2d और 4 माइनस 2d का एडिशन यानी 8 प्लस डी, और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट 16 माइनस 4 और प्लस 8 यानी प्लस 4d माइनस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बाई 8। कैलकुलेशन करेंगे तो 64 प्लस 8d इक्वल्स टू 80 और 20d माइनस 10d स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ही क्या बन रहा है, इसको इधर लाते हैं तो 10d स्क्वायर और यहाँ से माइनस 12d और ये बनेगा माइनस 16 बराबर 0। तो उसे आप डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगी। तो देखो यहाँ पर माइनस 40 है ना, तो टुकड़े आप करोगे तो ये होगा माइनस 10 और 4, माइनस 10 और 4। तो यहाँ से d मिलेगा, एक तो 2 है ना, और दूसरा बनेगा माइनस 4 बाई 5। ठीक है, तो ये इसके 2 रूट आएंगे। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डी पक्का क्या होगा, 2 ही होगा। और डी अगर 2 हो गया तो ये क्या बन गया भाई, ये 2 बन गया, ये 4 बन गया, ये 6 बन गया और ये 8 बन गया। इस हिसाब से आपको ए भी पता है, आपको अल्फा भी पता है और बी की वैल्यू भी पता है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, तो अल्फा है हमारे पास 6, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2, तो माइनस 2x और अल्फा माइनस 2 बीटा, तो अल्फा माइनस 2b है, सॉरी अल्फा माइनस 2b, बी की वैल्यू है 8 है ना। तो ये बनेगा एक तरह से माइनस 10 और 2 माइनस 20 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से डिवाइड करें तो ये रिलेशन बन गया। अब देखो यहाँ पर ये बन रहा है प्रोडक्ट कितना, माइनस 30, तो स्प्लिट करोगे तो माइनस 6 और प्लस 5, माइनस 6 और प्लस 5, तो यहाँ से रूट आएगा x इक्वल्स टू 2 और एक आएगा माइनस 5 बाई 3। ठीक है, माइनस 5 बाई 3। तो अगर एक रूट आपको पता चल जाता है तो आप बैलेंस कर सकते हो ना, क्योंकि आपको प्रोडक्ट पता है माइनस 10 बाई 3, तो एक 2 है तो दूसरा क्या होगा माइनस 5 बाई 3। तो इसने बोला कि इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ होंगे, क्या माइनस 3 से 0 के बीच में है,
बिल्कुल नहीं है, 2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा। अच्छा -2 से 3 के बीच में आएंगे क्या? अच्छा ये -2 से 3 के बीच में, और ये -1 पॉइंट समथिंग, ये भी इनके बीच में है, तो इसका आंसर आना चाहिए सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, एक इलिप्स है और एक हाइपरबोला है, बोला कि दोनों के सेम फोकई हैं। अगर एक इलिप्स और एक हाइपरबोला, अगर दोनों के फोकस अगर कोइंसिडेंट है, तो आप बस एक काम कर देना, इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है और इनका जो एडिशन है वो बराबर कर देना। तो 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर 169 और -144, और ये होगा 25, और ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 16, तो लैम्डा स्क्वायर होगा 9, यानी लैम्डा की वैल्यू +3 और -3। इसके बाद में क्या पूछा है, इफ इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ एल आर ऑफ हाइपरबोला आर ई एंड एल, सो व्हाट इज 24 टाइम्स ई प्लस एल। तो हमें हाइपरबोला की कहानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है 9, ठीक है, और यहाँ पर एक तरह से हमें क्या चाहिए, हमें ई और एल की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से ना थोड़ा संभल के, ये हमारे पास कौन सा हाइपरबोला, वर्टिकल वाला ना, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा। तो हमें इसके ई की अगर बात करें तो ई होगा √1 + a² / b², 16/9, तो ये होगा 25/9 का रूट, यानी 5/3। इसी तरह से अगर एल की बात करें, लेंथ ऑफ एल आर, तो 2b² / a नहीं होगा, a² / b होगा, तो 2 टाइम्स a² / b, b की वैल्यू कितनी आएगी 3 के बराबर, तो ये होगा 32/3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक तरह से 24 टाइम्स e + l, तो दोनों का एडिशन कितना होगा, दोनों का एडिशन ये होगा 37/3 है ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये 8 और मल्टीप्लाई में है 37, तो ये बनेगा 296 है ना, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारे पास कि लेट एल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस लाइन। देखो 3D का क्वेश्चन है, और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस चाहिए, लेकिन मेजर्ड पैरेलल टू ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 4 3 -5, देन व्हाट इज एल स्क्वायर। तो एक लाइन है, और ये लाइन है x - 1/2, y - 3/2 और z + 1/1, और पॉइंट है हमारे पास भी -1, 2, 5। तो हमें यहां से इसकी डिस्टेंस चाहिए, लेकिन इसके परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, हमें चाहिए ऐसी लाइन के अलोंग जिनके रेशो जो है, डायरेक्शन रेशो है वो 4 3 -5। मान लो जैसे कुछ एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, और इसके जो डायरेक्शन रेशो है वो है 4 3 -5, ठीक है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो एक काम कर सकते हो, पहले आप ये पॉइंट मान लो ना, ये पॉइंट मान लो लैम्डा के बराबर मान के, तो ये पॉइंट आएगा 2 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 3, और यहाँ से लैम्डा -1। अब आप क्या बोलोगे कि इसके जो रेशियो है ना, मतलब ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है वो कैसा है, बिल्कुल पैरेलल वेक्टर है। मतलब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूं और ये डायरेक्शन रेशियो निकालूं, तो इनका जो रेशियो है ना, जैसे ये फर्स्ट जो कंपोनेंट है उनका रेशियो, सेकंड कंपोनेंट उनका रेशियो, वो बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये वेक्टर क्या बना सकते हैं अपन, दिस माइनस दिस करेंगे, तो वेक्टर बनेगा 2 लैम्डा + 2, एक बनेगा 2 लैम्डा + 1, और एक बनेगा लैम्डा माइनस करोगे तो -6। तो ये भी एक वेक्टर मिल गया, और ये वेक्टर दे रखा था, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो ये जो कंपोनेंट है इनका जो रेशियो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या बनेगा, 2 लैम्डा + 2, इधर 2 लैम्डा + 1, और लास्ट में लैम्डा -6, और यहाँ पे 4 3 -5, 4 3 -5, इनका रेशियो बराबर कर दो। ओके, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लैम्डा + 6, और यहाँ 8 लैम्डा + 4, यहाँ पे क्या मिलेगा, -10 लैम्डा -5 = 3 लैम्डा -18, तो ये आएगा 2 लैम्डा बराबर 2, यानी लैम्डा की वैल्यू आएगी 1 के बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 लैम्डा = 13, तो यहाँ से लैम्डा आ रहा है 1, तो बिल्कुल सही बात है ना।
कंपोनेंट्स का जो रेशियो है वो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल होंगे। और कहाँ पे होंगे, लैम्डा बराबर 1 पे ही होंगे। लैम्डा बराबर 1 पे होंगे मतलब ये आपको पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया तो आपको ये वाला वेक्टर भी मिल गया, ये रहा ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो हमें ये लेंथ का स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर, मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ है उसका स्क्वायर चाहिए, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा 1 है, देखो कंपोनेंट क्या आएंगे 4, 3 और -5, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो देखो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा रूट तो लगाना ही नहीं है क्योंकि लेंथ का स्क्वायर है, तो ये बनेगा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये बन गया 25 और 25 50 है ना। इसका जो आंसर है वो आना चाहिए आपका ऑप्शन 3 आना चाहिए। तो ये था हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ लास्ट शिफ्ट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए थे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो मॉडरेट क्वेश्चन है ये ना, आराम से आपको क्या करना था, एक पॉइंट मानना था, और अगर वाकई ये इसके अलोंग ही है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है और इसके डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। मॉडरेट क्वेश्चन है। बाकी कैलकुलेशन देखो मैथमेटिक्स में होती है ना, कहीं भी कम है तो कहीं पे ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद बात करें, ये क्वेश्चन आसान था भाई, इसके अलावा देखें तो ये ठीक है मॉडरेट क्वेश्चन बट कैलकुलेशंस, ये मॉडरेट बट लेंदी है, ये अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। इसकी बात करें अपन मॉडरेट बट थोड़ी कैलकुलेशन है, ये मॉडरेट है, ये स्टैंडर्ड सवाल है, ये तो देखते ही अटेम्प्ट करने वाला सवाल है। इसके बाद में अगर देखें ये कैलकुलेशन होंगी इसमें, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखें तो मॉडरेट है। अगेन ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है। इसके बाद में ये मॉडरेट क्वेश्चन, ये भी ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसके बाद में अगर देखें ये हमारे पास डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा, इजी प्रॉब्लम है ये। इसके बाद में ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऐसे PYQ में आपने देखे होंगे, आई विल से इजी था वो, ये अगेन आई विल से इजी ही है ना। और ये बिल्कुल हिंदी सवाल है। इसके बाद देखें ये मॉडरेट सवाल है और ये स्टैंडर्ड सवाल है और ये भी GP का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा सवाल वही है, इजी मॉडरेट है ना, 2-3 क्वेश्चन हैं जो अच्छे सवाल आपको दिखेंगे है ना। तो यहाँ पे इसका जो लेवल है आई विल से कि मॉडरेट ही है, बट कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे है ना, तो ओवरऑल इट वाज मॉडरेट है ना।